डेट आज 14 अप्रैल 2023। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम या सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 2 और 3 के लिए इंपॉर्टेंट है मेंस में। रिसेंटली न्यूज में इसलिए है क्योंकि इसमें कुछ चेंजेस किए हैं सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में। इसमें क्या था कि जैसे मान लो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में होता है कि कोई भी स्कीम योजना है वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर उसका खर्चा उठाती हैं, पैसा दोनों मिलकर लगाती हैं। और उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो पैसा लगाती है वो स्टेट गवर्नमेंट को भेजती है और फिर स्टेट गवर्नमेंट भेजती है पंचायत को। अगर कोई पंचायत की स्कीम है, डिस्ट्रिक्ट की स्कीम है तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भेजेगी। अगर अर्बन लोकल बॉडीज़ को इम्प्लीमेंट करना स्कीम को तो वहाँ भेजेगी पैसा। तो इस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रांसफ़र करती है, लेकिन इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को करती है और स्टेट गवर्नमेंट आगे, जैसे पंचायत को, अर्बन लोकल बॉडीज़ को या डिस्ट्रिक्ट को। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट तो पैसा टाइम से दे देती है स्टेट गवर्नमेंट को, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट है जो राज्य की सरकार है वो आगे पैसा ट्रांसफ़र नहीं करती, उसमें डिले देखने को मिलता है, देरी देखने को मिलती है। तो इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जाता स्टेट गवर्नमेंट से, कोई पेनल्टी लगाई जाती। लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने पीनल इंटरेस्ट क्लाउज लेके आई है। अगर स्टेट गवर्नमेंट देरी करेगी पैसा ट्रांसफ़र करने में आगे पंचायत को, अर्बन लोकल बॉडीज़ को या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, तो उसे जितना भी पैसा ट्रांसफ़र किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को, उस पर पेनल्टी देनी पड़ेगी स्टेट गवर्नमेंट को, और स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को फिर पेनल्टी देगा। तो ये प्रोविज़न लेके आए हैं, इसलिए न्यूज़ में आई। तो पूरा जानेंगे इसके बारे में। पहले टाइम पीरियड था 40 दिन। 40 दिन के अंदर अंदर स्टेट गवर्नमेंट को आगे पैसा ट्रांसफ़र करना होता था। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा आया स्टेट गवर्नमेंट के पास, मान लो आज आया 14 अप्रैल को, तो 40 दिन के अंदर अंदर मतलब अगले 24 मई तक इस स्टेट गवर्नमेंट को आगे जिसकी भी स्कीम है, मान लो पंचायत की स्कीम है कोई, तो पंचायत को ट्रांसफ़र करना होगा पैसा, या अर्बन लोकल बॉडीज़ की तो अर्बन लोकल बॉडीज़ को करना होगा, म्यूनसिपाल्टी या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को। लेकिन 40 दिन के बाद नहीं करती थी तो कोई इस पर पेनल्टी नहीं लगती थी। लेकिन अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये टाइम पीरियड 30 दिन का कर दिया है कि विद इन 30 डे स्टेट गवर्नमेंट को पैसा आगे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, और नहीं करेगा तो इस पर 7% का इंटरेस्ट रेट लगेगा पर एनम। मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1000 करोड़ रुपए दिए स्टेट गवर्नमेंट को, अगर ये 30 दिन के अंदर आगे ट्रांसफ़र नहीं कर रही है पंचायत को, तो 1000 करोड़ रुपए पे 7% पर एनम, यानी कि पर साल में 7% के हिसाब से ब्याज देना पड़ेगा। और जो ये ब्याज आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ये कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया में जमा किया जाएगा। कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया क्या है आप ऑलरेडी जानते हो, स्पेशल लेक्चर बना हुआ है पॉलिटी की प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आप देख सकते हो, बहुत बार डिस्कस किया है। जितना भी गवर्नमेंट का रेवेन्यू वगैरह होता है टैक्स से नॉन टैक्स से, इसमें जमा होता है कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया में। तो अब जानते हैं सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के बारे में। जैसा हमने ऊपर डिस्कस किया, इसमें फंड जो होता है पार्शियली डिस्ट्रीब्यूट होता है किस किस के अमंग, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अमंग, यानी कि सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट खर्चा उठाती हैं दोनों मिलके ऐसी स्कीम्स का, योजनाओं का। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को दे देती है फंडिंग और स्टेट गवर्नमेंट आगे ट्रांसफ़र करती है पंचायत को या अर्बन लोकल बॉडीज़ को। स्टेट का जो पार्टिसिपेशन है वो स्टेट टू स्टेट वेरीज करता है, मतलब कुछ ऐसी स्टेट होती हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पैसा देता है, कुछ ऐसा होता है जिनको कम देता है। जैसे मान लो ये नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, इनको ज़्यादा पैसा ट्रांसफ़र करता है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में। या हिली एरिया आ जाए जैसे सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये जम्मू कश्मीर, इनको ज़्यादा पैसा ट्रांसफ़र करता है, बाकी के स्टेट को कम करता है। तो इस तरह से स्टेट टू स्टेट वेरिएशन होता है इम्प्लीमेंटेशन का भी, और फाइनेंशियल जो असिस्टेंस प्रोवाइड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को, उसमें भी। जो स्कीम है देखो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, ये 3 कैटेगरी में डिवाइड की गई हैं। एक स्कीम है कोर ऑफ द कोर, ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम की आगे कैटेगरी है, आगे 3 टाइप के हैं ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम ही। एक है कोर ऑफ द कोर, दूसरी है कोर स्कीम, तीसरी है ऑप्शनल सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो 3 तरह की हैं। पहले जानते हैं कोर ऑफ द कोर। कोर ऑफ द कोर में वो स्कीम आती हैं जो गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की फ्लैगशिप स्कीम होती हैं। फ्लैगशिप का मतलब जो मेन स्कीम होती हैं, मुख्य स्कीम, मेजर स्कीम होती हैं, वो आती हैं इसमें। इन्हें कोर ऑफ द स्कीम को अम्ब्रेला स्कीम भी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे कोर ऑफ द स्कीम में आते हैं मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम है जो,
ये मनरेगा स्कीम आती है कोर ऑफ द कोर में या अम्ब्रेला स्कीम में। या नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है, ये भी स्कीम किस में आती है, कोर ऑफ द कोर में या अम्ब्रेला स्कीम में। नेक्स्ट कैटेगरी है कोर स्कीम, और देखो इनमें कोर ऑफ द कोर स्कीम में लगभग जनरली इनमें पैसा, अधिकतर पैसा, मोस्टली पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ही खर्चा उठाती है। और कोर स्कीम है जो कोर स्कीम में आती है आपकी स्कीम है जो ऐसी स्कीम जिसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट 60% तो पैसा लगाती है सेंट्रल गवर्नमेंट, बाकी का 40% लगाती है स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन हिली एरिया आ जाए या नॉर्थ ईस्ट के एरिया आ जाए, जैसे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं या जम्मू कश्मीर हिली एरिया आ जाए, जो हमने यहाँ पे देखे ये हिली एरिया, नॉर्थ ईस्ट का जो ये एरिया हो गए ये वाला एरिया, या फिर उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर ये वाला एरिया, इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 90% तक खर्चा उठाती है, बाकी का 10% उठाती है स्टेट गवर्नमेंट यहाँ की। और यूनियन टेरिटरी है तो पूरा 100% सेंट्रल गवर्नमेंट ही देती है। यूनियन टेरिटरी जैसे दिल्ली है, चंडीगढ़ है, पुदुचेरी है, ये हैं जो इनके लिए पूरा खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट उठाती है इसी स्कीम के लिए। इस स्कीम के अंदर आती हैं जैसे मान लो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये कोर स्कीम में आती है। प्रधानमंत्री आवास योजना, इंटीग्रेटेड वाटर साइड डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये सब आते हैं कोर स्कीम में। नेक्स्ट है ऑप्शनल स्कीम। ऑप्शनल स्कीम में आती हैं वो जिसमें नॉर्मली स्टेट गवर्नमेंट प्लान बनाती है। स्टेट गवर्नमेंट है कोई, उसने प्लान बनाया कि हमें अपने स्टेट में ये स्कीम लागू करनी है। देखो कोर ऑफ द कोर या कोर स्कीम को तो सेंट्रल गवर्नमेंट लागू कर, मतलब एक तरह से प्लान बनाती है और उसको लेके आती है। लेकिन ये जो ऑप्शनल स्कीम है इनको स्टेट गवर्नमेंट बनाती है कि प्लान हमें ये स्कीम अपने स्टेट में लागू करनी है, और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रिक्वेस्ट भेजती है कि हमें अपने स्टेट में ये स्कीम जारी करनी है, लागू करनी है, तो आप इसके लिए हमें कुछ पैसा दो। तो इसमें जनरली 50-50% शेयर होता है फंडिंग का, जो भी पैसा लगता है फंडिंग का, जो भी खर्चा होता है उसमें आधा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट और आधा पैसा स्टेट गवर्नमेंट उठाती है। तो ये ऑप्शनल स्कीम है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, जो फंडिंग पैटर्न है इसकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए अगर ऑप्शनल स्कीम जो है, जो स्टेट गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट भेजी है, अगर वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो स्कीम, तो इसमें फंडिंग पैटर्न को बढ़ा भी सकती है। जैसे कोई बैकवर्ड एरियाज़ में या डिफ़िकल्ट टेरेन है, ऊबड़ खाबड़ इलाका है, कोई मान लो पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे कोई स्टेट गवर्नमेंट स्कीम लागू कर रही है, तो फंडिंग पैटर्न को बढ़ा भी सकती है, ज़्यादा पैसा भी दे सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, 50% से ज़्यादा भी। तो इसका एग्जाम्पल है जैसे बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन, तो ये इसके एग्जाम्पल हैं ऑप्शनल स्कीम के। तो यही था इसके बारे में। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है बिश्नोई कम्युनिटी। देखो एक जाति है बिश्नोई कम्युनिटी, बिश्नोई समुदाय, ये मेनली राजस्थान में रहती है और भी डिफरेंट प्लेस में रहती है। लेकिन अभी जो राजस्थान में बिश्नोई कम्युनिटी रहती है ये प्रोटेस्ट कर रही है, विद्रोह कर रही है, किसके अगेंस्ट। यहाँ पे देखो राजस्थान में सोलर पावर प्लांट बनाया जा रहा है। सोलर पावर प्लांट मतलब सूर्य से बनने वाली बिजली के लिए प्लांट बनाया जा रहा है। तो वहाँ पे पेड़ काटे जा रहे हैं, उसमें खेजरी ट्री हैं वो भी काटे जा रहे हैं। ये देखो पेड़ का नाम है खेजरी, खेजरी जो है पेड़ का नाम है, ये काटे जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे सोलर पावर प्लांट बनाना है, पेड़ काटे जा रहे हैं। अब जो ये पेड़ काटे जा रहे हैं इसका विरोध कर रही है ये बिश्नोई कम्युनिटी। वो कह रही है इन पेड़ों को मत काटो, क्योंकि ये इनको सैक्रेड ट्री मानते हैं, पवित्र ट्री मानते हैं, इनकी पूजा भी करते हैं और इनके बहुत सारे यूज हैं जो ये अपना मतलब इसका यूज करते हैं खेजरी ट्री का। तो पहले जानते हैं बिश्नोई कम्युनिटी के बारे में, फिर जानेंगे खेजरी ट्री के बारे में। जो बिश्नोई कम्युनिटी है ये हिंदू रिलीजियस सेक्ट से बिलोंग करती है, मतलब हिंदू धर्म के अंदर ही आती है, हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं। वेस्टर्न थार डिजर्ट एरिया में पाई जाती है, जो राजस्थान का इलाका है आपका। यहाँ पे देखो ये वेस्टर्न थार डिजर्ट है, यहाँ पे थार रेगिस्तान है जो, यहाँ पे ये रहती है मोस्टली बिश्नोई कम्युनिटी। कुछ नदर्न स्टेट्स हैं इंडिया के, वहाँ पे भी कुछ पाई जाती है बिश्नोई कम्युनिटी। ऐसा माना जाता है कि जो गुरु जम्बेश्वर थे उनकी टीचिंग से ये ओरिजिन हुआ था बिश्नोई कम्युनिटी का। पवार राजपूत फैमिली के थे गुरु जम्बेश्वर, पवार राजपूत फैमिली से बिलोंग करते थे गुरु जम्बेश्वर, और जम्बेश्वर से ही ये ओरिजिन हुआ था बिश्नोई कम्युनिटी का 1491 एडी में। ये राजस्थान की नागौर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे पीपसार विलेज, वहाँ पे रहा करते थे ये गुरु जम्बेश्वर, वहाँ से बिश्नोई कम्युनिटी का ओरिजिन हुआ था। और देखो ये राजस्थान की जो नागौर डिस्ट्रिक्ट है इसलिए भी फेमस है, यहाँ पे हमारे इंडिया की पहली पंचायत भी बनी थी। पहली पंचायत नागौर डिस्ट्रिक्ट
में बनी थी हमारे इंडिया की, ये भी आपको याद रखना है। तो ये जो बिश्नोई कम्युनिटी है, ये जो ट्री है या एनिमल को कोई नुकसान पहुंचाता है, हार्म करता है, तो ये उसको रोकती है और ये ऐसा मानती है कि इन्वायरमेंट को बचाना इनकी जिम्मेदारी है, प्रोटेक्ट करना, और अगर कोई इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाएगा तो उसको ये रोकती हैं, और इस हद तक रोकती हैं कि भले ही इनकी जान क्यों ना चली जाए लेकिन पर्यावरण को ये नुकसान नहीं होने देंगे, बचाएंगे पेड़ों को और पशुओं को। जिस कम्युनिटी के जो पर्सन हैं ये इंस्पायर हुए थे अमृता देवी से। अमृता देवी भी देखो एक बिश्नोई कम्युनिटी की महिला थी जिनको 1730 में मार दिया गया था, क्योंकि ये भी खेजरी ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेस्ट कर रही थी, विद्रोह कर रही थी, और इनको मार दिया गया था। तो ये इनसे ही प्रेरणा लेके ये कम्युनिटी पेड़ों को बचाती है, खेजरी ट्री को। तो अब जानते हैं खेजरी ट्री के बारे में। ये आप इमेज में देख सकते हो, ये है खेजरी ट्री। ये राजस्थान में बहुत ही पवित्र समझी जाती है, सेक्रेड, क्योंकि देखो इसके बहुत ज़्यादा गुण हैं, इसके बहुत ज़्यादा यूज हैं, बहुत यूजफुल है ये। और इसको देखो जंत या जयंती के नाम से भी जानते हैं। अलवर डिस्ट्रिक्ट है जो राजस्थान की, वहाँ पे, या सिकार डिस्ट्रिक्ट में, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे इसे जंत या जंती के नाम से जानते हैं इस पेड़ को। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है देखो, एक तो ये ट्री है जो नाइट्रोजन फिक्सिंग ट्री है, यानी कि सॉइल में ये नाइट्रोजन को फिक्स करती है, मिट्टी में, सॉइल में, और उसकी फर्टिलिटी को यानी कि उसकी उर्वरकता को बढ़ाती हैं, उपजाऊ मिट्टी बनाती हैं ये जो पेड़ हैं। जो ये पेड़ है इसमें फ्रूट लगता है, उस फ्रूट के द्वारा, जो इसमें फल लगता है पेड़ में, उस फ्रूट के द्वारा एक डिश बनाई जाती है, लोकल डिश, उसका नाम है सांगरी। कैर सांगरी भी बोलते हैं या सांगरी बोलते हैं उसे, कैर सांगरी या सांगरी। ये देखो एक सब्जी बनाई जाती है वहाँ पे, सब्जी, और इसको खाया जाता है। जो इसमें फ्रूट लगता है इसमें खेजरी ट्री में, उससे बनाई जाती है ये डिश। और जो इसकी ट्री की छाल है वो देखो मेडिसिनल पर्पज़ के लिए यूज होती है। ट्री की जो बार्क है, छाल है, वो बहुत सारी बीमारियों के लिए, उससे बीमारियों के लिए दवाई बनाई जाती हैं, उसमें यूज होती है। और ये ट्री है जो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, थार डिजर्ट में आपको पता है पूरा का पूरा सूखा इलाका है, वहाँ पे एरिड और सेमी एरिड एरियाज़ में आता है, शुष्क और अर्ध शुष्क एरियाज़ में। तो ये एरिड एरियाज है जो इनको भी प्रिजर्व करने के लिए खेजरी ट्री काम करती है। और जो इसके पत्ते होते हैं, पत्तों में भी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन पाया जाता है, और इन पत्तों को लोकली बोलते हैं लूंग, जो यहाँ पे मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं, ये बिश्नोई कम्युनिटी के लोग लूंग बोलते हैं इन्हें, मारवाड़ी भाषा में, जो राजस्थान में लोकल भाषा बोली जाती है उसमें। तो यही था इसके बारे में। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 3 के लिए भी। देखो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो, इसके 2 मेंबर यानी कि इसके 2 साइंटिस्ट आए अभी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। उन्होंने इस पे विचार किया कि पंजाब में जो राइस कल्टीवेशन की जाती है, बहुत ज़्यादा की जाती है, वहाँ पे देखो राइस कल्टीवेशन के लिए पानी बहुत ज़्यादा चाहिए। और पंजाब क्या है, कुछ एरियाज में तो वहाँ पे देखो नहरें बनी हुई हैं, सतलुज रिवर से निकल के या फिर जो ब्यास रिवर है उससे निकल के, लेकिन जो बाकी के एरियाज है वहाँ पे नहर है नहीं, पानी उपलब्ध है नहीं, तो वो ग्राउंड वाटर का यूज करते हैं, यानी कि ज़मीन से ट्यूबवेल लगा के, सबमर्सिबल लगा के वो पानी यूज करते हैं राइस कल्टीवेशन करने के लिए, यानी कि चावल की खेती करने के लिए। अब इससे ग्राउंड वाटर जो है उसका एक्सप्लोटेशन हो रहा है, और ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो घटता जा रहा है, नीचे ख़त्म होता जा रहा है पानी। तो ये जो एरिया ज़्यादा यहाँ पे इमर्ज हो रहे हैं राइस कल्टीवेशन के लिए पंजाब में, इन पे ये विचार करेंगे साइंटिस्ट, जो ये 2 मेंबर आए हैं इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट से। अब हमें मेनली जानना है कि ये इंस्टीट्यूट है क्या, इसके बारे में जानना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है। ये देखो जो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, एक इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट और रिसर्च एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। 1960 में बनाया गया था। ये किसने बनाया था? एक देखो अमेरिका की प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट संस्था है, प्राइवेट फाउंडेशन, जिसका नाम है फोर्ड एंड रॉकफेलर फाउंडेशन। इसने बनाया था फिलीपींस की गवर्नमेंट की सहायता से। देखो फिलीपींस आपको पता है कहाँ पे, यहाँ देखो ये अपना इंडिया देख रहे हो और इधर ये फिलीपींस है। फिलीपींस की गवर्नमेंट ने साथ दिया इस अमेरिका की प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का, और तब ये 1960 में बनाया ये इंस्टीट्यूट। ये वर्ल्ड का प्रीमियर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो पॉवर्टी, गरीबी को घटाने के लिए काम करता है, रिड्यूस करने के लिए, हंगर, भुखमरी को घटाने के लिए काम करता है,
और जो माल न्यूट्रिशन हो जाता है, कुपोषण हो जाता है बच्चों में, उसको घटाने के लिए काम करता है। किसके थ्रू? राइस के थ्रू। क्योंकि राइस में देखो ये रिसर्च करता रहता है कि ऐसे चावल बनाए जाएं, ऐसे सीड बनाए जाएं चावल के, ऐसे बीज जिनसे चावल की खेती ऐसी हो सके कि चावल में सारे न्यूट्रिशन मिले। क्योंकि देखो आपको पता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि सुबह शाम दोपहर चावल ही खाते हैं, उनकी जो डाइट है वो चावल ही है। और आपको पता है बहुत सारे प्लेस इंडिया में ऐसे हैं, वो सुबह शाम दोपहर रोटी खाते हैं, चपाती खाते हैं, तीनों टाइम। तो अलग अलग डाइट है अलग अलग रीजन में, हर एक प्लेस में, इंडिया के भी हर एक प्लेस में और एरियाज़ में। तो जो लोग चावल ही खाते हैं, देखो चावल में सारे न्यूट्रिशन होते नहीं है, कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा मिलता है बस। तो चावल में सारे न्यूट्रिशन हो सकें ताकि उनकी डाइट है जो कंप्लीट हो सके, जो चावल खाते हैं लोग। तो इसके लिए रिसर्च करती रहती है कि चावल में और ज़्यादा न्यूट्रिशन डेवलप किए जाएं, ये इंस्टीट्यूट रिसर्च करता रहता है। लोगों की हेल्थ और वेलफेयर इंप्रूव हो सके, क्योंकि बहुत सारे जो राइस बेस्ड एग्री फूड सिस्टम है उस पर डिपेंड करते हैं, तो इनकी डाइट को इम्प्रूव किया जा सके। और देखो चावल की खेती करने में आपको पता है पानी ज़्यादा लगता है, तो इसकी वजह से इन्वायरमेंट को नुकसान ज़्यादा होता है, तो इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट किया जा सके, फ्यूचर जनरेशन के लिए राइस फार्मिंग सस्टेनेबल हो, इसके लिए काम करता रहता है ये इंस्टीट्यूट। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुख्यालय फिलीपींस है जो, वहाँ पे है, लॉस बेनोस नाम की जगह है, वहाँ पे बना हुआ है इसका हेडक्वार्टर। और इसके देखो रीजनल ऑफिस भी हैं, 17 राइस ग्रोइंग कंट्रीज में इसके ऑफिस बने हुए हैं, एशिया और अफ्रीका में। उसमें 1000 से ज़्यादा स्टाफ काम करता है। और इस इंस्टीट्यूट को बहुत सारे और इंस्टीट्यूट से, यूनिवर्सिटीज से जो एक्सपर्ट हैं वो भी सपोर्ट करते हैं, और इन्वेस्टर भी सपोर्ट करते हैं इसको। तो यही था इसके बारे में। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ग्रीन डिपॉजिट के बारे में पढ़ेंगे इस टॉपिक में हम। ग्रीन डिपॉजिट क्या है, ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेंस जीएस पेपर 3 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। देखो आरबीआई ने अभी एक फ्रेमवर्क बनाया है, मतलब रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं ग्रीन डिपॉजिट के लिए। नाम रखा है फ्रेमवर्क फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ ग्रीन डिपॉजिट ऑफ रेगुलेटेड एंटिटीज। रेगुलेटेड एंटिटीज का मतलब यहाँ पे बैंक या नॉन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं। देखो बैंक तो आप जानते हो क्या होते हैं, बैंक में आप पैसा जमा करते हो, लोन भी ले सकते हो, और वो आपको एटीएम वगैरह इशू करता है, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड इशू करता है, आपको इंश्योरेंस नहीं कह रहा हूँ, फिक्स डिपॉजिट की फैसिलिटी देता है, और कई सारी फैसिलिटी देता है, आप सब जानते हो बैंक के बारे में। और एक होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये भी देखो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, और बैंक भी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। लेकिन जो ये एनबीएफसी होती हैं ये नॉन बैंक होती हैं, मतलब कोई बैंक नहीं है, लेकिन फिर भी ये बहुत सारी ऐसी होती हैं जो डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी होती हैं, मतलब डिपॉजिट लेती हैं। जैसे आपका यहाँ पे मेंबरशिप है एनबीएफसी में, तो ये क्या है, ये जो एनबीएफसी हैं डिपॉजिट लेंगी आपका पैसा, उस पर कुछ इंटरेस्ट देंगी, आपको लोन की फैसिलिटी भी दे सकती हैं, लेकिन ये कोई क्रेडिट डेबिट कार्ड नहीं देती, ये आपको लोन भी बहुत कम देती हैं, कोई नहीं लेती, आपका डिपॉजिट देती है, उसमें क्या है इंटरेस्ट देती रहती हैं, आपको ब्याज देती रहती हैं। तो ये होती हैं एनबीएफसी। तो ये ही है रेगुलेटेड एंटिटीज। ये क्या है, ये ग्रीन डिपॉजिट ले सकती हैं, किससे? कस्टमर से, आप हम जैसे लोगों से ग्रीन डिपॉजिट, यानी कि पैसा ही लेंगी, मनी। जैसे आप बैंक में पैसा जमा कराते हो, ऐसे बैंक में पैसा जमा कराओगे ग्रीन डिपॉजिट के नाम से। और वो ग्रीन डिपॉजिट क्या है, वो ग्रीन डिपॉजिट है इंटरेस्ट बियरिंग डिपॉजिट बोल सकते हो आप। इंटरेस्ट बियरिंग डिपॉजिट क्या है, ये देखो एक तरह से फिक्स पीरियड के लिए होता है, जो रेगुलेटेड एंटिटी रिसीव करती है, बैंक या नॉन बैंकिंग, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है एनबीएफसी, वो रिसीव करती हैं। जैसे मान लो बैंक का एग्जांपल लेते हैं, आप बैंक में लेके गए अपना पैसा, आपने कहा मेरा ग्रीन डिपॉजिट में कर दो जमा, या बैंक ने डायरेक्शन दी, इशू की गाइडलाइंस कि जो भी अपना पैसा ग्रीन डिपॉजिट में जमा कराना चाहता है कर लो, आपके अकाउंट में पैसा रहेगा, लेकिन वो ग्रीन डिपॉजिट के लिए चला गया, फिक्स पीरियड के लिए। जैसे आप एफडी करा देते हो ना, एफडी फिक्स डिपॉजिट, मान लो एफडी का टाइम पीरियड 5 साल है, तो 5 साल के लिए आप उस पैसे को निकाल नहीं सकते, उस पर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलता है जब आप एफडी कराते हो, ब्याज ज़्यादा मिलता है। जैसे आप सेविंग अकाउंट है आपका पैसा बैंक में पड़ा है, तो उस पर तो लगभग 4% के लगभग ब्याज देता है कोई भी बैंक साल में। जैसे आपका 1000 रुपये जमा रहा पूरे साल भर आपके अकाउंट में, तो 4% कितना हो गया इसका, 40 रुपये हो गया, 4% 40 ही होगा ना, तो 40 रुपये जो आपका हुआ, 40 नहीं होगा, 4% कितना हो जाएगा, 40 रुपये ही तो होगा यार। तो 40 रुपये आपका हुआ, जैसे साल में 1000 पे
तो 40 रुपये मिलेंगे आपको। लेकिन अगर आप 1000 रुपये की एफडी करा देते हो तो आपको इस पे ज़्यादा मिलता है, 4 से 5 6 7 8% तक मिलता है, बहुत सारी बैंक देती हैं। तो ऐसे ग्रीन डिपॉजिट है, क्योंकि आप भी क्यों कराना चाहोगे ग्रीन डिपॉजिट में, जब आपको कुछ ज़्यादा फायदा मिलेगा ना, तो इस पर भी इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलेगा। मान लो इस पर एफडी से भी ज़्यादा दे दे, 8-9% तक ब्याज दे दे कोई बैंक, तो आप कहोगे कि मेरा पैसा ग्रीन डिपॉजिट में कर दो। तो इसको ग्रीन डिपॉजिट कहते क्यों हैं, ग्रीन नाम क्यों दिया है, क्योंकि इसको भी एफडी बोल सकते थे, फिर ग्रीन डिपॉजिट क्यों कह रहे हैं इसे। ग्रीन डिपॉजिट इसलिए कह रहे हैं, जब बैंक ग्रीन डिपॉजिट के नाम से पैसा ले रहा है ना कस्टमर से, तो वो पैसा ना ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए ही, ग्रीन फाइनेंसिंग के लिए यूज करेगा। जैसे मान लो कोई रिन्यूएबल एनर्जी के लिए प्लांट बना रही है कोई कंपनी है, मान लो एबीसी, कोई रिलायंस कंपनी है, वो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए प्लांट बना रही है, मान लो सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए प्लांट बना रही है। सूर्य से बनने वाली बिजली या हवा से बनने वाली बिजली, ये ग्रीन टेक्नोलॉजी में आती है, रिन्यूएबल एनर्जी, नवीनीकरण ऊर्जा में। तो इनके लिए कोई मान लो प्लांट बना रही है, कंपनी बना रही है कि हमें सौर ऊर्जा बनानी है, उसके लिए उसे पैसा चाहिए, तो बैंक देगा उसे लोन, उधार देगा। तो किसके लिए दे रहा है, ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए, ग्रीन फाइनेंसिंग कर रहा है, इसलिए इस पैसे को क्या बोलेंगे, ग्रीन डिपॉजिट। तो क्या क्या फ्रेमवर्क दिए हैं, क्या क्या रूल्स बनाए हैं आरबीआई ने ग्रीन डिपॉजिट के लिए, वो भी जान लेते हैं। पर्पज़ तो हमने जान लिया क्या है पर्पज़, उद्देश्य, क्योंकि इसमें जो पैसा आया है बैंक या एनबीएफसी के लिए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फाइनेंशियल कंपनी के पास, तो वो जो ग्रीन डिपॉजिट आया कस्टमर का, तो वो उसे आगे कर सकेंगे सस्टेनेबिलिटी एजेंडा को अचीव करने के लिए और ग्रीन प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए। और इसमें देखो जो ग्रीन वॉशिंग कंसर्न है उसको भी एड्रेस किया जा सकता है। ग्रीन वॉशिंग क्या होता है, देखो ये यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुकी है। तो ग्रीन वॉशिंग का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, मान लो कोई कंपनी है, पब्लिक को मूर्ख बना रही है, धोखा दे रही है, ये कह के कि वो कंपनी इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, मतलब पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। और पर्यावरण में अगर मान लो उस कंपनी की वजह से कुछ नुकसान होता है, यानी कि ग्रीन हाउस गैस का इमिशन होता है, तो उसके लिए वो कदम उठा रही है, उसको रोकने के लिए, उसको एब्जॉर्व कर लेती है और इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन धोखा दे रही है, ऐसा कर नहीं रही। तो इसको बोलते हैं ग्रीन वॉशिंग, कि वो लोगों को धोखा दे रही है इन्वायरमेंट फ्रेंडली कह के, लेकिन है नहीं, तो इसको बोलते हैं ग्रीन वॉशिंग। तो ये ग्रीन वॉशिंग है, इसको भी एड्रेस किया जा सकेगा कि उस कंपनी को, भाई साहब आप लोगों को मूर्ख बना रहे हो कि आप ऐसा कोई कदम उठा नहीं रहे हो, तो आप ऐसा करो, लोन ले लो ग्रीन डिपॉजिट से और आप ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए कुछ करो, प्लांट बनाओ, कदम उठाओ, ग्रीन हाउस गैस इमिशन कम करने के कुछ टेक्नोलॉजी अपनाओ। तो ग्रीन वॉशिंग को भी इससे एड्रेस किया जा सकेगा। तो ये सारे जो ऑल शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक है सब पे अप्लाई होगा, चाहे स्मॉल फाइनेंशियल बैंक है उस पर भी अप्लाई होगा, डिपॉजिट टेकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं उन पे भी होगा। ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी मतलब फाइनेंस कंपनी है, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, लेकिन नॉन बैंक है, बैंक नहीं है, लेकिन डिपॉजिट लेती हैं, उनको बोलते हैं डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। या कोई जैसे एनबीएफसी हो गई, जैसे हाउसिंग फाइनेंस कंपनी होती है जो, वो उनको बोलते हैं डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। तो ये हैं जो इनको परमिशन है, ये ग्रीन डिपॉजिट ले सकते हैं। लेकिन देखो आपको याद रखना, जैसे ये रीजनल रूरल बैंक है, ये एक्सक्लूड किए गए इससे, ये नहीं ले सकते ग्रीन डिपॉजिट। और ये कब से अप्लाई हो जाएंगे रूल्स रेगुलेशन, 1 जून 2023 से अप्लाई हो जाएंगे, लागू हो जाएंगे। क्या क्या और मेजर फीचर हैं इसके, देखो जो एंटिटीज हैं, मतलब कौन सी एंटिटीज, बैंक या एनबीएफसी, वो क्या है ग्रीन डिपॉजिट इशू करेंगी एज ए क्यूमुलेटिव डिपॉजिट या नॉन क्यूमुलेटिव डिपॉजिट। इसका क्या मतलब होता है क्यूमुलेटिव डिपॉजिट और नॉन क्यूमुलेटिव, देखो क्यूमुलेटिव डिपॉजिट का मतलब ये है कि कोई आदमी ने, जैसे मैंने अपना पैसा ग्रीन डिपॉजिट में जमा करवाया अपने बैंक अकाउंट में, मान लो मेरा अकाउंट एसबीआई में है, मैं गया एसबीआई के पास, मैंने कहा कि लो भाई साहब ये 1 लाख रुपए मेरे ग्रीन डिपॉजिट में कर दो, और मुझे फैसिलिटी दी इसने कि ठीक है हम क्यूमुलेटिव डिपॉजिट में करें या नॉन क्यूमुलेटिव, मैंने कहा क्यूमुलेटिव डिपॉजिट में करो ग्रीन डिपॉजिट में, तो अब क्यूमुलेटिव डिपॉजिट में कर दिया, तो मुझे जो इंटरेस्ट इस पर मिलता, मान लो ये 5 साल के लिए मैंने ग्रीन डिपॉजिट में कर दिया, तो 5 साल के बाद ही मुझे सारा पैसा जो मेरा प्रिंसिपल था 1 लाख रुपए, वो 5 साल बाद ही मिलेगा, और उसका इंटरेस्ट भी जो ब्याज इस पर मिलता वो भी 5 साल बाद मिलेगा। लेकिन जो नॉन क्यूमुलेटिव होते हैं उसमें क्या है, उसमें जो इंटरेस्ट है वो पहले भी मिल सकता है। मान लो ग्रीन डिपॉजिट मैंने 5 साल के लिए कराया, लेकिन मुझे बैंक पहले भी दे सकता है उसका ब्याज, मान लो 6 महीने में दे दे या साल में दे दे, मैं जो मतलब टर्म बता देगा कि आप 6 महीने में ले सकते हो, साल में ले सकते हो, 1.5 साल में ले सकते हो, 2 साल में ले सकते हो। तो ऐसे मुझे मिलता जाएगा टाइम पीरियड में उसका ब्याज, और जो प्रिंसिपल अमाउंट था जो मैंने जमा किए थे 1 लाख, वो 5 साल के बाद वापस मिल जाएगा।
मेरे अकाउंट में ही आ जाएगा। तो ऐसे नॉन क्यूमुलेटिव या क्यूमुलेटिव डिपॉजिट ले सकता है एंटिटी। और मैच्योरिटी हो जाए जब, मान लो 5 साल के लिए मैंने कराया था ग्रीन डिपॉजिट, तो मैं उसे दोबारा रिन्यू कराना चाहता हूँ अगले 5 साल के लिए तो करा सकता हूँ, या निकालना चाहता हूँ पैसा विदड्रॉ तो निकाल सकता हूँ। ग्रीन डिपॉजिट है ये जो इंडियन रुपी में ही किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं आप डॉलर लेके आओगे डॉलर की ग्रीन डिपॉजिट कराओगे, ये इंडियन रुपी में ही होंगे डिपॉजिट, ग्रीन डिपॉजिट। और जो कंडीशन जो पब्लिक के डिपॉजिट पे सारी कंडीशन अप्लाई होती है ना, वही ग्रीन डिपॉजिट पे अप्लाई होंगी। जैसे आप जो बैंक में पैसा आप जमा करते हो उस पे जो कंडीशन अप्लाई होती हैं वो सारी कंडीशन इस पे भी अप्लाई होंगी ग्रीन डिपॉजिट में। जो फंड अलोकेशन है ग्रीन डिपॉजिट के द्वारा जो भी रेगुलेटेड एंटिटी रेज करेंगी, जो फंड लेंगी पब्लिक से, वो देखो उसमें ऑफिशियल इंडियन ग्रीन टैक्सोनॉमी लागू होगा। और ये देखो अभी फाइनलाइज नहीं किया आरबीआई ने, मतलब कुछ रूल्स रेगुलेशन होंगे इस ग्रीन डिपॉजिट के लिए, कुछ रूल्स रेगुलेशन बता दिए, कुछ बाकी हैं वो अभी बताएगी आरबीआई। लेकिन देखो ये याद रखना है इसमें क्या है, जो रेगुलेटेड एंटिटीज हैं बैंक या एनबीएफसी जो पैसा लेंगी वो कहाँ खर्च करेंगी, ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए। जैसे रिन्यूएबल एनर्जी के लिए पैसा दे सकती हैं, किसी को लोन दे सकती हैं, या एनर्जी एफिशिएंसी के लिए, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन के लिए, सस्टेनेबल वाटर के लिए, या वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। लेकिन कहाँ कहाँ नहीं दे सकती ये आपको याद रखना है। आपको स्टेटमेंट में देके पूछा जा सकता है कि ये सेक्टर प्रोहिबिटेड है, मतलब इनमें आपने जो पैसा जमा किया ग्रीन डिपॉजिट में, फिर बैंक फर्दर लोन नहीं दे सकता, न्यूक्लियर पावर जनरेशन प्लांट के लिए नहीं दे सकता, डायरेक्ट वेस्ट इंसिनरेशन के लिए नहीं दे सकता, लैंडफिल कोई प्रोजेक्ट है उसके लिए नहीं दे सकता, कोई हाइड्रो पावर प्लांट बना रहे हैं बिजली बनाने के लिए जो 25 मेगावाट से ज़्यादा है तो उसके लिए भी लोन नहीं दिया जा सकता इस ग्रीन डिपॉजिट से बैंक के द्वारा। तो ये भी आपको याद रखना है। इसमें जो फंड डिपॉजिट क्या है, अलोकेट किया है वो ग्रीन डिपॉजिट के लिए जो रेज किया है, तो ये देखो इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी है वो वेरिफिकेशन करेगी, मतलब इसका वेरीफाई करेगी कोई मतलब कोई पार्टी है अलग। या देखो जैसे आपका पैसा जमा है, पब्लिक का पैसा जमा है इस बैंक में, तो पब्लिक और बैंक को छोड़ के कोई थर्ड पार्टी जो इसको देखेगी, इसकी ऑडिटिंग एक तरह से करेगी, देखेगी, वेरीफाई करेगी कि जो ये बैंक ने पैसा लिया ग्रीन डिपॉजिट के नाम से, वो ग्रीन डिपॉजिट को ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए मतलब काम में ले रहा है, लोन दे रहा है उन प्रोजेक्ट को जो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए प्लांट बना रहे हैं, या किसी और को दे रहा है, कहीं और तो यूज नहीं कर रहा है इस पैसे को। तो ये वेरिफिकेशन भी करेंगी थर्ड पार्टी, इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी, एनुअल बेसिस पे, एक साल में एक बार तो जरूर करेंगे। जो रेगुलेटेड एंटिटी है ये देखो असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगी, मतलब इसमें एक्सटर्नल जो फर्म है रेगुलेटेड एंटिटीज़ को वो असिस्टेंस भी देंगी एनुअली, और इसका असेसमेंट भी करेंगी इस फंड का कि इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है ये भी देखेंगी, इसका प्रभाव क्या पड़ा है इसका मूल्यांकन भी करेंगी रेगुलेटेड एंटिटीज़ खुद भी, कि इस जो हम लोन दे रहे हैं इसका प्रभाव क्या पड़ा है, खुद भी मूल्यांकन करेंगी, एवेल्यूएशन करेंगी, असेसमेंट करेंगी। तो यही था इसके बारे में, ग्रीन डिपॉजिट के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोमिसरी एस्टोपल। ये देखो प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 2 के लिए भी। वचन का सिद्धांत बोलते हैं इसे हिंदी में, डॉक्ट्रिन का मतलब सिद्धांत, प्रोमिसरी मतलब आप प्रोमिस जानते हो, वादा, वचन, एस्टोपल मतलब होता है बार या इम्पेडिमेंट, मतलब कोई ऑब्स्टेकल। एक तरह से इसको पूरे हिंदी में बोलेंगे पूरे स्टेटमेंट को, वचन का सिद्धांत। तो क्या है ये वचन का सिद्धांत या प्रोमिसरी एस्टोपल का जो डॉक्ट्रिन है क्या कहता है, और अभी रिसेंटली न्यूज में क्यों है? देखो रिसेंटली न्यूज में इसलिए, आप सबको पता है गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अग्निपथ स्कीम लॉन्च की 1 साल पहले। तो ये अग्निपथ स्कीम है, इसमें देखो 4 साल के लिए रिक्रूटमेंट की जाती है मिलिट्री में, एयरफोर्स, आर्मी या नेवी में। तो इसमें देखो इससे पहले जब अग्निपथ स्कीम आई थी उससे पहले ना आर्मी एयरफोर्स की जो रेगुलर रिक्रूटमेंट प्रोसेस था वो चल रहा था, मतलब भर्ती चल रही थी इनकी, लेकिन वो बीच में ही रोक दी गई जब अग्निपथ स्कीम आई। अब जब बीच में ही रोक दी तो ये न इन्होंने जो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोमिसरी एस्टोपल है इसका उल्लंघन किया, ऐसा कहा जिसने पिटीशन डाली सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली एक पिटिशनर ने, एक आदमी ने, उसने कहा कि देखो जो ये स्कीम मतलब रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा था आर्मी एयरफोर्स का वो बीच में ही रोक दिया गया, और ये डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोमिसरी एस्टोपल का उल्लंघन है, वॉयलेशन है, इसलिए आप जो ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसको कंटिन्यू करो, ये कहा सुप्रीम कोर्ट से, और डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोमिसरी एस्टोपल को लागू करो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन को डिसमिस कर दिया, मानने से इनकार कर दिया कि ऐसा नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस करते हुए पिटीशन को ये कहा, देखो जो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोमिसरी एस्टोपल है ये यहाँ पे अप्लाई नहीं होता, क्योंकि देखो यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस था वो आर्बिट्ररी नहीं था। आर्बिट्ररी का मतलब मनमानी नहीं थी, स्वेच्छा नहीं थी, इसलिए ये पिटीशन डिसमिस कर दी। और ये भी कहा जो प्रोमिसरी एस्टोपल का जो डॉक्ट्रिन है वो देखो तब अप्लाई नहीं होता जब पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो। मतलब मान लो जैसे ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस था ये रद्द कर दिया, आर्मी एयरफोर्स का जो चल रहा था, कंप्लीट प्रोसेस नहीं हो पाया, अग्निपथ स्कीम बीच में आ गई, उसके थ्रू रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, भर्ती कर रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा पब्लिक इंटरेस्ट कौन सी स्कीम में था, अग्निपथ में या पहली स्कीम में? तो ये देखा जाता है। अगर मान लो उसमें लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं था तो वहाँ पे प्रोमिसरी एस्टोपल का डॉक्ट्रिन भी अप्लाई नहीं होगा। तो ये है क्या प्रोमिसरी एस्टोपल का जो डॉक्ट्रिन है, वचन का सिद्धांत, ये है क्या, इसके बारे में जानते हैं। ये देखो जो डॉक्ट्रिन है, इस डॉक्ट्रिन में क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ में आता है। जैसे मान लो किसी ने प्रॉमिस की रिटर्न में या फिर ओरल, मतलब लिखित में प्रॉमिस की या ओरल की, कोई कॉन्टैक्ट कर लिया या नहीं भी किया, तो इसमें क्या है, जैसे मान लो आप किसी दुकान पे गए कोई भी सामान लेने के लिए, मान लो आप कपड़े खरीद के लेके आए, उसने ओरली कहा, मौखिक, कि भाई साहब अगर मान लो आपको फिट नहीं आए तो 1 महीने में आप इसे रिटर्न कर सकते हो, इस पर मतलब कोई ऐसा नहीं, आप पहनना मत, धोना मत, और आप वापस कर सकते हो, आपको फिट नहीं आए। मान लो किसी का फादर है, वो अपने बच्चों के लिए लेके गया कपड़े, उसके बच्चों को फिट नहीं आए, छोटे पड़ गए, तो वापस वो बदलने की उसने कहा था दुकानदार ने कि मैं बदल लूँगा। अब उसने जो कॉन्टैक्ट किया उसने ओरली किया कि ठीक है बदल लूँगा। अब यहाँ देखो ये जो डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टोपल या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोमिसरी एस्टोपल, ये लागू हो जाता है। यानी कि उसने जो वादा किया था, कॉन्टैक्ट किया था, मौखिक किया था, भले ही रिटर्न में किया था, यहाँ पे मौखिक किया था, तो वो अपने वादे पे कामयाब रहे, मतलब कायम रहेगा। वो ऐसा नहीं है बाद में इनकार कर दे, वादे से मुकरेगा नहीं वो। यानी कि अगर जिस फादर ने अपने बच्चे के लिए कपड़े खरीदे थे वो फिट नहीं हुए, वापस लेके जाएगा दुकानदार के पास, तो वो उसे चेंज करेगा, उसने कहा था। अगर वो उसे चेंज कर लेता है तो ठीक है, नहीं करता है तो फिर डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोमिसरी एस्टोपल का उल्लंघन हो रहा है। अगर वो कर लेता है तो पालन कर रहा है इस डॉक्ट्रिन का। तो ये है, यानी कि एक तरह से कॉन्टैक्ट है ये डॉक्ट्रिन क्या है, जो प्रोमिसी है, प्रोमिसी या एग्रीव्ड पार्टी, वो उसको प्रोटेक्ट देता है, उसके अधिकारों को प्रोटेक्ट करता है। प्रोमिसी मतलब जिसके साथ वादा किया, यानी कि फादर है यहाँ पे प्रोमिसी, या एग्रीव्ड पार्टी यहाँ पे फादर है जिसने कपड़े खरीदे थे, और प्रोमिसर जिसने वादा किया था वो दुकानदार, वो शॉपकीपर, वो हो गया यहाँ पे प्रोमिसर। और प्रोमिसी कौन है? फादर, क्योंकि इसको ही तो वादा दिया था, जिसको वादा दिया था वो है प्रोमिसर, मतलब प्रोमिसी या एग्रीड पार्टी, और जिसने वादा किया था वो है प्रोमिसर, वादा करने वाला। तो ये डॉक्ट्रिन कब कब अप्लाई होता है, ये देखो, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए लॉ के अंदर, उसी जब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा दोनों के बीच में लॉ के अंदर, तो फिर ये डॉक्ट्रिन अप्लाई होगा। और डॉक्ट्रिन जब ही अप्लाई होगा जब प्रोमिसर है, जो जिसने वादा किया है, उसने प्रॉमिस किया हो प्रोमिसी से, मतलब जिसने, जैसे दुकानदार ने प्रॉमिस की थी फादर से, तभी ये अप्लाई होगा। अगर उसने प्रॉमिस नहीं किया था कि मैं नहीं बदलूंगा, या कुछ नहीं कहा था कि ऐसा नहीं है, उसने तो अपनी दुकान पे पोस्टर लगा रखे हैं कि बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, तो भाई साहब फिर लागू नहीं होगा ये। तो जो प्रॉमिस ही है, मतलब जिसके साथ वादा किया था, तो उसे प्रॉमिस जो की है उस पर भरोसा रहता है। तो अगर मान लो प्रोमिसर है जिसने वादा किया था, अगर वो वादे को नहीं निभाता है तो उसको लॉस होता है, तो तब भी ये डॉक्ट्रिन अप्लाई होगा। मतलब उस दुकानदार ने वादा कर दिया, निभाया नहीं, तो लॉस किसको हो रहा है? उस फादर को हो रहा है। तो इस लॉस को भरपाई करने के लिए इस डॉक्ट्रिन अप्लाई होता है। तो जो प्रोमिसर है या एंटरप्राइज है, कोई कंपनी है जिसने कोई प्रोडक्ट बेचा था और वादा किया था अगर ये प्रोडक्ट 1 महीने में ख़राब हो जाता है तो वापस कर देना आप, तो अगर वो वापस नहीं करता तो उसने जो प्रॉमिस किया था, चाहे लिखित में किया था, वर्ड में, या कह के किया था, तो वो अगर अपनी प्रॉमिस को पूरा नहीं करता है तो फिर ये डॉक्ट्रिन अप्लाई होता है। और देखो इस डॉक्ट्रिन का उल्लंघन होता है, और फिर ये डॉक्ट्रिन बोलता है कि ऐसे जो प्रोमिसर जो करते हैं प्रॉमिस, जो लॉस होता है जिससे प्रोमिसी को, ये रोकने के लिए ये डॉक्ट्रिन अप्लाई होगा। तो डॉक्ट्रिन जो इंजर्ड पार्टी है या प्रोमिसी है
उसके लॉस को कवर करने के लिए अप्लाई होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हो आप, कोई भी वेंडर है, मतलब वेंडर को जो घूम घूम के सब्जियां, फल सब्जियां कुछ बेचते हैं सामान, वो नहीं बोलते वेंडर। मान लो कोई घूम के बर्तन वगैरह बेच रहा है तो वेंडर हो गए। तो इसने ओरल प्रॉमिस की कि अगर मान लो आपने मुझसे कोई, मान लो कोई गिलास लिया है, वो गिलास क्या है, फूटा निकल गया, वहाँ पे देखा नहीं पानी भर के, लेकिन बाद में देखा वो फूटा हुआ है, नीचे से उसमें पानी लीक होता है। तो उसने वादा किया अगर मान लो कुछ नुकसान होता है, कोई डिफेक्ट निकल आता है मेरे प्रोडक्ट में, तो आप रिप्लेस कर सकते हो। तो कस्टमर ने ठीक है रिप्लेस कर देंगे, लेकिन वो कस्टमर ने देखा बाद में वो सही नहीं है, लीक हो रहा है, तो फिर उसे वापस करेगा। यानी कि कस्टमर ने मान लो अगर क्लॉथ परचेज किए हैं और वो होम ले जाता है, लेकिन कस्टमर उसे वापस करना चाहता है क्योंकि वेंडर ने, जो जिसने बेचा था, उसने ओरल प्रॉमिस की थी कि अगर ख़राब निकले तो वापस कर देना, तो वो वेंडर क्या है, एस्टॉप्ड है, यानी कि वो बाध्य है कि वो रिफ्यूज़ नहीं कर सकता। अगर कोई क्लॉथ वापस करने आएगा वो उसे वापस लेगा ही। तो ये डॉक्ट्रिन क्या है, एक तरह से प्रॉमिस को इन्फोर्स करता है, चाहे रिटर्न में दी हो चाहे ओरल में। तो जो भी वादा किया है उसे वादे को निभाने के लिए ये डॉक्ट्रिन अप्लाई होता है। ये डॉक्ट्रिन देखो कंट्री टू कंट्री वेरी करता है, हर कंट्री में अलग तरीके से हो सकता है। हमारे इंडिया में देखो सुप्रीम कोर्ट का एक केस है, 1981 का केस है सुप्रीम कोर्ट का। केस का नाम है छंगल लाल केशव लाल मेहता वर्सेस पटेल नारायणदास हरिभाई। इस केस में कहा था ये डॉक्ट्रिन किस तरह से अप्लाई होगा। ये कहा था कि पहला तो ये कि इसमें क्लियर और अनअम्बिगुअस प्रॉमिस होनी चाहिए। अनअम्बिगुअस का मतलब ही स्पष्ट रूप से होता है, स्पष्ट रूप से उसने जो सामान बेच रहा है, या जो कोई मान लो गवर्नमेंट है, इस केस में मान लो जो आर्मी एयरफोर्स की भर्ती करा रही थी, तो गवर्नमेंट इसमें क्लियरली कहेगी कि हम ये भर्ती कंप्लीट कराएंगे अब जब तक, और इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कि बीच में हम रोक भी सकते हैं। और आपने देखा होगा बहुत बार क्या है ना, ऐसा लिख देते हैं कि कंडीशन अप्लाई लिख देते हैं ना, और उस कंडीशन को कोई पढ़ता नहीं है, और उस कंडीशन में ऐसे टर्म डाल देती है गवर्नमेंट कि अगर इस प्रोसेस में बीच में कुछ हुआ तो इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को रोका भी जा सकता है। पहली गवर्नमेंट रहती है, ऐसा अपना बचाव करके चलती है ताकि इस डॉक्ट्रिन से बचा जा सके। लेकिन जिस केस में ऐसा नहीं किया है तो फिर ये होगा, अगर मान लो डॉक्ट्रिन मतलब किसी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में गवर्नमेंट ने क्लियर और बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये कहा है प्रॉमिस कि इस भर्ती को पूरा किया जाएगा किसी भी हालत में, ये बीच में रद्द नहीं होगी, तो फिर ये देखा जाएगा ये लिखा हुआ था उसमें, तो ये डॉक्ट्रिन अप्लाई होगा। दूसरा उस जगह पे अप्लाई होगा कि जब प्लेंटिफ है, जो प्लेंटिफ मतलब अर्जीदार, जिसने अर्जी की है, उसने प्रॉमिस पे पूरा भरोसा कर लिया था, मतलब वो तो पूरा उस भरोसे पे ही निर्भर था। मान लो गवर्नमेंट ने वादा किया कि ये भर्ती पूरी होगी और बच्चे तैयारी कर रहे थे, उन्होंने उस पर भरोसा कर लिया, उसी पे अपना पूरा करियर उसी पे निर्भर कर लिया, तो फिर भी ये डॉक्ट्रिन अप्लाई होगा। थर्ड ये होगा कि प्लेंटिफ है, जो अर्जीदार है, अर्जीदार यहाँ पे बच्चे हो गए जो अप्लाई कर रहे थे आर्मी या एयरफोर्स के लिए, उन बच्चों ने जो रिक्रूटमेंट के लिए अपना फॉर्म अप्लाई किया था, अगर उनको ये भर्ती पूरी ना हुई, उनको लॉस होता है, नुकसान होता है उसकी वजह से, तो फिर भी ये डॉक्ट्रिन अप्लाई होगा। तो यही था इस डॉक्ट्रिन के बारे में, वचन का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोमिसरी एस्टोपल। नेक्स्ट टॉपिक है जेंडर न्यूट्रल सुप्रीम कोर्ट। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 2 के लिए भी, और एसए में ये टॉपिक यूज किया जा सकता है। अगर मान लो कोई जेंडर, महिलाओं से रिलेटेड या जेंडर से रिलेटेड कोई टॉपिक आता है, या LGBTQ कम्युनिटी है जो, उसके रिलेटेड कोई टॉपिक आता है, या एथिक्स में कोई केस स्टडी आती है, वहाँ पे एग्जांपल आप दे सकते हो। रिसेंटली अभी क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने ना, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं DY चंद्रचूड़, उनकी गाइडलाइंस के हिसाब से उन्होंने ये स्टेप लिया है कि सुप्रीम कोर्ट को जेंडर सेंसिटिव बनाया जाए, इंक्लूसिव बनाया जाए, सेक्सुअलिटी सेंसिटाइजेशन बनाया जाए LGBTQIA+ कम्युनिटी के लिए। तो पहले जानते हैं ये कम्युनिटी है क्या। वैसे ऑलरेडी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं और आप भी जानते होंगे इसका क्या मतलब है। LGBTQIA+ का मतलब क्या है, L का मतलब है लेस्बियन। लेस्बियन देखो ऐसी महिलाओं को बोलते हैं जो महिला से ही प्रेम करती है और उससे शादी भी करना चाहती हो, मतलब उनके सेक्सुअल रिलेशन महिला से ही होते हों, फिजिकल रिलेशन, तो उन दोनों को बोलेंगे लेस्बियन। जी का मतलब है गे, यानी कि जो ऐसा लड़का जो लड़के से ही प्रेम करता हो, उससे शादी करना चाहता हो, फिजिकल रिलेशन भी लड़के के साथ ही रहते हो, लड़की के साथ ना हो, तो उसे बोलेंगे गे। बी का मतलब है बाईसेक्सुअल। बाईसेक्सुअल का मतलब ये है कि उसके जो फिजिकल रिलेशन है दोनों से हों, लड़का लड़की में, लड़की है कोई उसका दोनों में इंटरेस्ट हो, लड़की में भी लड़का में भी, या कोई लड़का है उसका दोनों में इंटरेस्ट हो, लड़की लड़का में,
और किसी से भी वो शादी करना चाहता हो, दोनों से फिजिकल रिलेशन हो, उसको बोलेंगे बाइसेक्सुअल। टी का मतलब है ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर का मतलब जन्म जब उसका हुआ था वो लड़का था, लेकिन अब वो लड़का नहीं है, उसकी एक्टिविटी लड़के की तरह है, या लड़की हुई थी पैदा लड़के की तरह एक्टिविटी है, लड़का हुआ था लड़की की तरह, तो ये ट्रांसजेंडर, या उसने जेंडर चेंज करा लिया, लड़का पैदा हुआ था लड़की बन गई, लड़की पैदा हुआ था लड़का बन गया। मतलब साइंस के हिसाब से ऐसा पॉसिबल है। आप जैसे लड़का पैदा हुआ है तो आप हॉस्पिटल में जाके लड़की बन सकते हो, करा सकते हो अपना ट्रांसफॉर्मेशन, तो उन्हें बोलते हैं ट्रांसजेंडर। क्यू का मतलब क्या होता है? क्यू का मतलब होता है क्वीर या क्वेश्चनिंग। क्वीर या क्वेश्चनिंग का मतलब अभी इनको जो ये हैं इन्हें पता ही नहीं है ये क्या है, ये लेस्बियन है, गे हैं, बाइसेक्सुअल है, ट्रांसजेंडर हैं, या स्ट्रेट मैन है, नॉर्मल मैन, स्ट्रेट मैन बोलते हैं, तो ये क्या है इनको पता ही नहीं है, अभी क्वेश्चनिंग में है ये। आई का मतलब होता है इंटरसेक्स। इंटरसेक्स का मतलब है कि उसमें दोनों की क्वालिटी है, लड़का लड़की दोनों के गुण है उसमें, दोनों। जैसे मान लो किसी को दाढ़ी आ रही है लेकिन दिखता लड़की की तरह है, इस तरह से दोनों की क्वालिटी है उसमें। ए का मतलब है ए सेक्सुअल। ए सेक्सुअल का मतलब है उसका किसी में भी इंटरेस्ट नहीं है, ना लड़की में ना लड़का में, किसी में उसका इंटरेस्ट है ही नहीं, वो है ए सेक्सुअल। और प्लस का मतलब अदर कम्युनिटी, और भी हो सकती है ऐसी कम्युनिटी जो स्टेट मैन नहीं है, और कम्युनिटी। तो ऐसी कम्युनिटी के लिए देखो न्याय मिले, जस्टिस मिले, इनके लिए ना कुछ गाइडलाइंस जारी किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। क्या क्या स्टेप लिए कोर्ट ने? देखो 9 यूनिवर्सल रेस्ट रूम बनाए हैं डिफरेंट लोकेशन पे मेन बिल्डिंग में। सुप्रीम कोर्ट की दिल्ली में जो मेन बिल्डिंग है वहाँ पे 9 यूनिवर्सल रेस्ट रूम बनाए हैं कि वहाँ पे जो ये कम्युनिटी के लोग हैं आके रेस्ट कर सकें। और ये ऑनलाइन अपीयरेंस पोर्टल भी बनाया है जो जेंडर न्यूट्रल है, वहाँ पे ये लोग अपना कंप्लेंट कर सकते हैं। और इसके लिए कमेटी बनाई है, जेंडर सेंसिटाइजेशन एंड इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। इसके मेंबर बनाइए, ये एडवोकेट है मेनका गुरुस्वामी, ये सीनियर एडवोकेट हैं, तो इनको इंडक्ट किया गया इस कमेटी में। ये इनसे रिलेटेड जो भी मान लो केसेस आते हैं वो देखेंगे। तो एक तरह से जेंडर न्यूट्रल स्टेप लिया है सुप्रीम कोर्ट ने ये। नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटो रेजिस्टेंस। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 3 मेंस के लिए। देखो यूके के रिसर्चर हैं कुछ, मतलब वैज्ञानिक हैं यूनाइटेड किंगडम के, और उनको लीड किया था एक नोबेल लॉरिएट है, मतलब नोबेल प्राइज मिला हुआ है इनको। इनका नाम है इन साइंटिस्ट का एंड्रे जैम। जो एंड्रे जैम है इसकी प्रोनाउंसिएशन कुछ और भी हो सकती है भाई साहब ब्रिटिश भाषा में, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में। तो ये एंड्रे जैम है जो इन्होंने डिस्कवर किया है कि जो ग्राफीन डिस्प्ले है, देखो ग्राफीन क्या है? ग्राफीन एक एलोट्रॉप है। एलोट्रॉप का क्या मतलब होता है? कार्बन का एलोट्रॉप है ये। एलोट्रॉप को हिंदी में बोलते हैं अपरूप। अपरूप क्या है? अपरूप या एलोट्रॉप, ये कार्बन का है। कार्बन तो आप जानते हो केमिस्ट्री में आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है, यानी कि जो उसका एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक, वो 6 है, 6 नंबर पे आता है पीरियोडिक टेबल में। तो जो कार्बन है ना, कार्बन सिर्फ कार्बन जो फॉर्म में नहीं मिलता, और भी कई सारी फॉर्म में मिलता है। जैसे हीरा डायमंड, वो भी कार्बन का ही एक अपरूप है, एलोट्रॉप है। तो ये क्या है? जो कार्बन एलिमेंट किसी और रूप में भी मिलता है लेकिन होता वही है, तो इसको बोलते हैं एलोट्रॉप। तो जैसे कार्बन के एलोट्रॉप ग्राफीन भी है, ग्रेफाइट है, हीरा है, तो ये कोयला है, कोल, तो इन फॉर्म में मिलता है। और कार्बन आप जानते हो क्या है? धुआं जो, उसमें भी कार्बन है। आपकी जो पेंसिल है वो भी, उसमें भी कार्बन है। पेंसिल की जो नोक है जो होती है उसमें भी कार्बन है। तो ये सब क्या है? ग्राफीन कार्बन का एलोट्रॉप है। तो कार्बन की जो डिस्प्ले है, जैसे आपके फ़ोन में डिस्प्ले है ग्राफीन की डिस्प्ले, उसमें हो सकता है आगे आने वाले टाइम में ग्राफीन की डिस्प्ले बनाई जाए, और अभी भी बनती हैं डिस्प्ले वगैरह। तो ये ग्राफीन की डिस्प्ले में ऐसा देखा गया कि रूम टेम्परेचर पे इसमें मैग्नेटो रेजिस्टेंस की कुछ प्रॉपर्टी हैं। तो ये मैग्नेटो रेजिस्टेंस क्या होता है इसके बारे में हमें जानना है, क्योंकि प्रॉपर्टी का मतलब विशेषता, ग्राफीन में ये विशेषता देखी गई मैग्नेटो रेजिस्टेंस की। तो मैग्नेटो रेजिस्टेंस क्या है? ये देखो ऐसा फिनोमिना है जब कोई मटेरियल है जो, देखो मटेरियल का कोई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है। जैसे मान लो कोई भी मटेरियल, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम से बिजली पास होती है, इलेक्ट्रिकल करंट पास होता है, लेकिन इसमें कुछ अवरोध भी होता है। पूरा का पूरा करंट पास नहीं होता। जो हम करंट निकालते हैं, बिजली पास कराते हैं, पूरा का पूरा नहीं होता, कुछ रुक जाता है, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, रुकावट हो गई कुछ। लेकिन क्या होता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है। मान लो कोई भी बिजली की तार है एल्यूमिनियम की या कहीं किसी भी मेटल की, उसमें से बिजली जिसमें से पास हो सकती है। जब इसमें से बिजली पास होगी, करंट पास होगा, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होती है।
मैग्नेटिक फील्ड को हिंदी में बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। जैसे आपने चुंबक मैग्नेट देखी होगी, मैग्नेट का कुछ ऐसा एरिया होता है, इस एरिया में कुछ लोहे आयरन का कुछ आप रखोगे तो अपनी तरफ खींच लेती है, तो इस एरिया को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे ही देखो मैग्नेटिक फील्ड जब भी किसी में से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, तो उसके अराउंड कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है, पैदा हो जाती है। तो मैग्नेटिक फील्ड किसी भी मटेरियल की चेंज होती है, उसके हिसाब से उसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी चेंज होता है। इसी फिनोमिना को बोलते हैं मैग्नेटो रेजिस्टेंस। तो मैग्नेटो रेजिस्टेंस ये ग्राफीन में देखा गया, जो ग्राफीन बेस्ड डिवाइस बने होते हैं उनमें देखा गया। ये जो है मैग्नेटो रेजिस्टेंस, ये और जो मेटल हैं या सेमी मेटल हैं उनसे 100 गुना ज़्यादा है, ये जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस चेंज देखा गया, तो इसलिए न्यूज में था। तो ये यूज क्या है इस जाइंट मैग्नेटिक रेजिस्टेंस का? जो मैग्नेटो रेजिस्टेंस है कहाँ कहाँ पे यूज होता है? ये देखो हार्ड डिस्क में यूज होता है। हार्ड डिस्क जो होती है कंप्यूटर में बनी होती हैं, जैसे आपके फ़ोन में जो चिप होती है, जैसे मेमोरी कार्ड भी बोलते हैं, ऐसे कंप्यूटर में जो चिप होती है उसे हार्ड डिस्क बोलते हैं। तो हार्ड डिस्क में इसका यूज होता है, ग्राफीन का भी, मैग्नेटो रेजिस्टेंस का भी। मैग्नेटो रेजिस्टेंस है जो रैम में यूज होता है, कंप्यूटर की जो रैम होती है या मोबाइल की रैम, या बायो सेंसर है, ऑटोमेटिव सेंसर है, ये माइक्रो इलेक्ट्रोकेमिकल जो सिस्टम है उसमें, या मेडिकल इमेजर है उसमें, यानी कि इलेक्ट्रिकल मेडिकल फील्ड में यूज होता है इसका मैग्नेटो रेजिस्टेंस का। और जो ग्राफीन है, ग्राफीन देखो हमने पहले ऊपर डिस्कस किया, अलोट्रोप है, कार्बन का अपरूप है एक, ये सिंगल लेयर से बना होता है। कार्बन जो एटम है, कार्बन एटम सिंगल लेयर से बना होता है, और इसका पैटर्न कैसा होता है? हेक्सागोनल होता है। जैसे मान लो एक काला काला सा होता है, मिलता है, लेकिन आप सूक्ष्मदर्शी से देखोगे तो ये कैसे बना होता है? इसके कार्बन के एटम देखो एक लेयर होती है, सिंगल लेयर, इसके इस तरह से हेक्सागोनल में जुड़े होते हैं, हेक्सागोनल पैटर्न में। हेक्सागोनल का मतलब, हेक्सा का मतलब 6, मतलब ऐसे कोई पैटर्न जिसके 6 साइड हो, 1 2 3 4 5 6, ये 6 साइड होगी, तो हेक्सागोनल ऐसे पैटर्न में ये बना होता है ग्राफीन। तो ये देखो ग्रेफाइट का ही पार्ट होता है, लेकिन इससे कुछ यूनिक प्रॉपर्टी होती है ग्राफीन की, ग्रेफाइट से भी। और देखो ये इतना ताकतवर भी होता है, इसका जो वजन है वो एल्यूमिनियम से भी कम होता है। आपने एल्यूमिनियम देखा होगा, एल्यूमिनियम बहुत हल्का होता है लेकिन बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है स्टील से भी, और ऐसा ग्राफीन स्टील से भी कई गुना ज़्यादा, सैकड़ों गुना ज़्यादा ताकतवर होता है, लेकिन इसका वजन उससे बहुत कम होता है। तो ये ग्राफीन इसलिए ऐसे यूज किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक या मेडिकल सिस्टम में यूज किया जाता है, डिस्प्ले वगैरह में। तो यही थे आज के टॉपिक। देखो इकोनॉमी हमने पूरी कर लिया ऑलरेडी पिछले 1.5 साल की, इन्वायरमेंट पूरा कर लिया, साइंस एंड टेक पूरा कर लिया, ज्योग्राफी पूरा कर लिया है। अब मैं पॉलिटी और हिस्ट्री के कुछ टॉपिक देख रहा हूँ। वैसे तो ऑलरेडी सारे टॉपिक कवर किए हैं, अगर मान लो कुछ ऐसे टॉपिक जो छूट गए हैं, इंपॉर्टेंट हैं, तो वो हम रिवाइज कर लेंगे, ठीक है ना, आने वाले समय में।